सो है एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आज यहाँ पे हम पूरा का पूरा कवर अप करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पूरा इन डिटेल इन डेप्थ रहने वाला है और इतने अच्छे समय में इतने अच्छे क्वालिटी टाइम के साथ आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हमें समझना होता है नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो आयरन का एक ओर होता है जिसको Fe3O4 बोलते हैं। और ये जो आयरन ओर है Fe3O4, ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है सर? ये Fe3 और ये O4, इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, अगर आप जानना चाहो तो मैग्नेटाइट ओर होता है ये आयरन का। तो आयरन का जो ओर होता है या जो नेचुरल अपना मैग्नेट होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको अब याद कैसे करेंगे? तो देखो, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? जैसे अगर आप मैग्नेट की तरफ कोई चीज फेंकोगे ना, तो मैग्नेट क्या बोलेगा? भैया मेरी तरफ फेंको नहीं, वरना मैं उसको अट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैग्नेट क्या बोलेगा? मेरी तरफ किसी भी चीज को फेंको नहीं। तो आप कहोगे आयरन, कोबाल्ट और निकिल, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हमने बात करी नेचुरल मैग्नेट की, ठीक है। अब नेचुरल मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं ना, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके अलाइन हो जाता है। ठीक है। बाकी बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की। ऐसा मैग्नेट जो हम खुद से मैन मेड होता है उसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। जैसे कि एक हॉर्स शू मैग्नेट एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना। एक बार मैग्नेट भी एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। मैग्नेटिक निडल भी एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट अब हम यहाँ से इसके आगे पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है भैया, आपने जितने भी आज तक मैग्नेट का नाम सुना है, फिर चाहे वो बार मैग्नेट हो, चाहे मैग्नेटिक निडल हो, चाहे हॉर्स शू मैग्नेट हो, चाहे कोई भी स्फेरिकल किसी भी शेप का मैग्नेट हो, वो हमेशा आर्टिफिशियल ही होता है। नेचुरल मैग्नेट सिर्फ आयरन का ओर होता है Fe3O4, जिसको हम अपने हिसाब से बाद में कन्वर्ट करके शेप दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आप देखो, मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट को जब हम डिप्ड करते हैं आयरन की फिलिंग में, ये देखा जाता है कि जो कंसंट्रेशन होता है आयरन की फिलिंग का, वो मैग्नेट में आके चिपक जाता है। और मैग्नेट की अगर हम अट्रैक्टिव पावर की बात करें, तो वो 2 पॉइंट्स के नियर, यानी कि उसके पोल्स में मैक्सिमम होती है और सेंटर में मिनिमम होता है। तो जहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर होती है मैग्नेट की, उनको पोल्स कहते हैं, और जहां पे मिनिमम होता है उसको न्यूट्रल रीजन कहा जाता है। तो इसको अगर मैं आपको समझाऊं, तो शायद मैं ब्लैंक स्लाइड लाया हूँगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए, जैसे अगर ये मेरा एक बार मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है। अगर मैं इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाऊंगा, बाहर रीजन में जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ से जो ये लाइंस होती हैं बाहर को निकलती हैं, नॉर्थ से बाहर को निकलती हैं, और साउथ से जो है ये लाइंस अंदर को घुसती हैं। और इनसाइड द मैग्नेट जो लाइंस होती हैं, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। तो जहां पे ये जो लाइंस हैं ज्यादा नजदीक होते हैं, वहां पर जहां पर जो पावर होती है ना, मैग्नेटिक पावर, वो सबसे ज्यादा होती है। देखो यहाँ पर देखो, ये बहुत ज्यादा पास है। तो जहां पर सबसे ज्यादा पास होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है मैग्नेट की, और उनको पोल्स कहते हैं। और सबसे कम देखो यहाँ पर बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में गैप देखो कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप है। तो इस रीजन को आप कहीं ना कहीं न्यूट्रल रीजन बोल सकते हो। ये न्यूट्रल रीजन है और सेंटर ऑफ द मैग्नेट है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जब भी किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो वो कौन सी डायरेक्शन में आके उठेगा? नॉर्थ साउथ। मान लो जैसे ईस्ट यहाँ होता है, वेस्ट यहाँ होता है, नॉर्थ यहाँ होता है, साउथ यहाँ होता है। आपने किसी धागे से एक मैग्नेट को बांधा और उसको छोड़ दिया, तो मैग्नेट हमेशा किस डायरेक्शन में आके रेस्ट करेगा? बोलता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रेस्ट करेगा, जहां मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ बताएगा और मैग्नेट का साउथ अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ बताएगा। मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे मैग्नेट के पोल हैं तो हमेशा नॉर्थ और साउथ रहेंगे ही रहेंगे। मान लो आपके पास एक मैग्नेट था जिसमें दो पोल्स थे सर, एक नॉर्थ था एक साउथ था। आपने कहा ना मुझे नॉर्थ और साउथ पोल्स को अलग अलग करना है, तो आपने इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया। तो इसके दो छोटे छोटे टुकड़े बन गए, एक टुकड़ा ये बना और एक टुकड़ा ये बना। तो इन पोल्स में भी अपने आप नॉर्थ साउथ जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। मतलब कि मोल्स जो दो पोल्स है मैग्नेट के, उनको आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक पोल रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। जिधर ये तो आप बचपन से जानते हो, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे, लेकिन नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अब ऐसा होता क्यों है आप समझ सकते हो बहुत आसानी की तरीके से। जैसे कि यहाँ पर अगर आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे अगर आपका साउथ पोल है, तो नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। तो अभी तक इस मैग्नेट के नॉर्थ से निकल के इसी मैग्नेट के साउथ में जा रही थी, लेकिन जब आपने एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट का साउथ लाए, तो इस मैग्नेट के नॉर्थ से वो लाइन निकल के उसके साउथ में जाने लग जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन की फोर्स आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भैया? मैग्नेटिक फील्ड होता है स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, जहां पर हम उसके इफेक्ट को या इन्फ्लुएंस को
एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो द लाइन जॉइनिंग द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। जो लाइन मैग्नेट के दो पोल्स को जोड़ती है उसे मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। अभी थोड़ी देर में देख लेंगे इसको। और मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट करता है दो अनलाइक पोल्स का जिनकी इक्वल स्ट्रेंथ होती है और उनको एक छोटे स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया गया होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो जो हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी अभी। तो जो हमने पढ़ा वो कुछ ऐसा था कि अगर ये आपका एक मैग्नेट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इन दोनों पोल्स को जो जोड़ने वाली लाइन होगी, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन होगी, इस लाइन का नाम क्या है सर? इस लाइन का ही जो नाम है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस होती है। बात कर रहा था मैग्नेटिक डाइपोल की। मैग्नेटिक डाइपोल कैसे डिफाइन होता है देखना। मान लो एक पोल की जो स्ट्रेंथ है वो QM है, तो दूसरे पोल की जो स्ट्रेंथ होगी ना वो भी QM ही होगी। अगर नॉर्थ की स्ट्रेंथ QM है तो साउथ की स्ट्रेंथ भी QM होगी। अभी भी पीछे पढ़ा हमने कि दोनों पोल्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो सेम होती है। तो साउथ को हम माइनस QM लेके चलते हैं और नॉर्थ को हम प्लस QM लेके चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक डाइपोल का मूवमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो इसीलिए हम साउथ से वैसे तो एन की तरफ होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, इसलिए हम इसको माइनस और इसको प्लस ले लेते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने देखा था डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस था, तो हम कहते हैं यहाँ भी हम मैग्नेटिक मूवमेंट जो है माइनस से प्लस ले लेते हैं। और साउथ को इसलिए हम माइनस मान लेते हैं, नॉर्थ को प्लस मान लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ को होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था वो आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ आइदर पोल ले लो, है ना, चार्ज नहीं लेना होता है पोल का, तो हम कोई भी पोल ले लेंगे तो वो QM होगा। और जो हम सेपरेशन लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में 2L लेते थे, यहाँ पे भी हम जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसका सेपरेशन 2L ही लेते हैं। तो QM इंटू 2L ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकल के आता है। देखिए किस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, जिसको हम QM बोलते हैं, और मैग्नेटिक लेंथ 2L का। ठीक है, ये 1 नहीं है, ये 2L है। और इसको हम डिनोट करते हैं M से, या M वेक्टर कह सकते हो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल जो कि है QM इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 2L, तो M का फॉर्मूला क्या बना? QM इंटू 2L। ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल m वेक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डायरेक्टेड होती है साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेट के। और जो SI यूनिट होती है इसकी वो क्या होती है आप यहाँ पर देख सकते हो, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पर चीजें लिख दी, एम्पेयर मीटर स्क्वायर में लिखा गया है। देखना, अगर एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट M का, और इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो QM है, तो ये है मेरा मैग्नेट जिसका ये नॉर्थ मान लेता हूँ, ये साउथ मान लेता हूँ। तो अब आप बताओ मैग्नेटिक मोमेंट इधर को होगा, M दे रखा है तो M वेक्टर होगा, और जो पोल की स्ट्रेंथ है वो QM बोल रहा है, तो मैं साउथ को ले लूंगा माइनस QM, नॉर्थ को मैं ले लूंगा प्लस QM। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं इसको दो इक्वल इक्वल भागों में बांट दूं, यानी कि दो इक्वल पीसेज में इस मैग्नेट के कर दूं कुछ इस प्रकार से, अगर मैं इसको दो इक्वल पीसेज में काट दूं अलोंग इट्स लेंथ, तो जो पोल स्ट्रेंथ होगी ईच पार्ट की वो कितनी हो जाएगी? QM/2 हो जाएगी। तो एक नया मैग्नेट बन जाएगा अगर मैंने बीच में से इसको काट दिया, है ना। तो ये फिर कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, ये एक मेरा नया मैग्नेट बन जाएगा। इसमें नया नॉर्थ नया साउथ डेवलप हो जाएगा दोनों ही मैग्नेट्स में, है ना, क्योंकि दो टुकड़े बन जाएंगे और इनकी पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? QM/2। इधर प्लस का ले लो तो इधर क्या ले लोगे? माइनस का QM/2। लेकिन इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी घट के कितना हो जाएगा? M/2 हो जाएगा। इनको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट देखने वेरीफाई करने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से अगर हम एक्सियल लाइन में देखें तो क्या निकल के आता है? देखो, जैसे ये अपना एक मैग्नेट हम कंसिडर कर लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मान लो इसके किसी एक्सिस में एक पॉइंट है P। यहाँ पर अगर मुझे पता करना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं क्या करूंगा? मैं डिस्टेंस ले लूंगा। मान लो ये सेंटर है O, सेंटर है O, तो मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ओरिएंटेड रहेगा साउथ से आपका नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं। ठीक है, टोटल लेंथ जो है मेरे मैग्नेट की वो कितनी है? वो है 12, 12। ठीक है, और आधी लेंथ अगर मैं लूंगा तो कितनी हो जाएगी? फिर L हो जाएगी, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है, ये इससे चलो R ले लेते हैं इसको क्योंकि फॉर्मूले में R है। इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, इस सेंटर ऑफ मैग्नेट से, वो R है। ठीक है, अगर इसकी डिस्टेंस R है तो इसका जो एक्सियल में मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा, जैसे वहां क्या होता था आपका, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का याद है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था सर, जब हम बी एक्सियल निकालते थे तो एक कांस्टेंट आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहां पर आता था 2 mr अपॉन
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, है ना, एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वैसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर के कांस्टेंट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, 2 है, वहां पर पी आर होता था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पर पी की जगह एम है, और डिस्टेंस वहां भी आर ली थी, यहाँ भी आर, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मान लो अगर एल स्क्वायर की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है आर स्क्वायर से, तो बी एक्सियल कैसे आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, तो आप एल को नेग्लेक्ट कर दोगे, है ना, अगर एल बहुत छोटा है तो आप एल को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो एल को अगर आप पूरा ही हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर आर और नीचे देखो आर की पावर का स्क्वायर है, तो ऊपर आर और नीचे आर की पावर 4 बन जाएगा, तो एक आर से एक पावर कट जाएगी, तो 1 अपॉन आर क्यूब बचेगा यहाँ पे। वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन बी एक्सियल की कहां से कहां को होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब ऐसे ही अगर इक्वेटोरियल की बात करें, ये तो हमने देखा एक्सियल पॉइंट में, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, मान लो कहीं यहाँ पे हमें एक पॉइंट है उस पे निकालना है, और उसकी डिस्टेंस जो है मैग्नेट से वो आर है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर फॉर्मूला आपको याद है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा, वहां पे पी आता था, यहाँ पे एम आएगा, वहां पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 होता था, यहाँ पर भी सेम है। अगर आप यहाँ भी मान लो आपका अगर आर बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा बड़ा है एल से, अगर आपका आर यानी कि वो पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, और उसके कंपैरिजन में आपकी डाइपोल की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा कम है, तो आप एल को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो आर का सीधे सीधे क्यूब बन जाएगा अगेन। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। जो बी इक्वेटोरियल की डायरेक्शन होती है वो पैरेलल होती है नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन के, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को लेके चलोगे। सर इसका मतलब क्या है नॉर्थ टू साउथ के पैरेलल, तो आओ समझ लो इसको, अगर किसी को कोई इसको भूल गया है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है मान लो, तो आपको अगर यहाँ पे मैग्नेटिक जो अपना बी इक्वेटोरियल निकालना है, तो इस पॉइंट में निकालना है, तो इस पॉइंट में जो डायरेक्शन होगी बी इक्वेटोरियल की वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, तो आप कहोगे ये सर यहाँ पर ये जो है ये मेरा बी इक्वेटोरियल है, अब ये इस डायरेक्शन में है और नॉर्थ टू साउथ भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए भाई। आगे बढ़ते हैं, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह वहां पी साइन थीटा होता था, यहाँ एम बी साइन थीटा आएगा। मैक्सिमम कब होगा, टाउ इक्वल टू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन मैक्सिमम होगा, और साइन मैक्सिमम होता है 90 डिग्री में, यानी कि जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, कहने का मतलब 90 डिग्री में होंगे। जब डाइपोल को हम प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें सिर्फ टॉर्क लगता है और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी। जैसे मान लो इधर को मेरी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जा रही है, अगर मैंने यहाँ पर डाइपोल रखा है तो एक फोर्स इसमें इधर को लगेगी और एक फोर्स इसमें इधर को लगेगी। हो सकता है ये जो मेरा मैग्नेटिक डाइपोल है इस तरीके से घूमे, इस तरीके से घूमे, लेकिन ये इधर को जाएगा नहीं पॉसिबल है, और इधर को जाएगा नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर मैंने इसको कुछ इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है ना, अगर मैंने डाइपोल रख दिया है, तो ये घूमेगा भी, ये घूमेगा भी, और ये आगे को भी जाएगा, आगे को भी जाएगा या पीछे को भी जाएगा। इस मोशन को बोलते हैं CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन इसका नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्क डन क्या होता है रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, कोई भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं। तो वर्क डन जो होता है वो आपका होता है माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन, है ना, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, या तो ये होता है, या इस माइनस को हम अंदर भेज देते हैं, तो वर्क डन हो जाता है एम बी, आप इसको ध्यान में रखो अच्छी बात है ना, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो ये फॉर्मूला आपका फाइनली बन जाता है, इसको आप यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फिर, वो एम बी कॉस थीटा होती है लेकिन माइनस के साथ, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म अपने से क्या बोलती है, ये स्टेट करती है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस से वो जीरो होता है। ऐसा क्यों, मान लो ये एक क्लोज सरफेस है, अब यहाँ पर आप कितने ही मैग्नेट रख दो, ये एक मैग्नेट रख दिया, ये एक मैग्नेट रख दिया, एक की स्ट्रेंथ क्या है प्लस क्यू एम है, दूसरे की क्या है माइनस क्यू एम है, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो आपकी नेट स्ट्रेंथ हर मैग्नेट के लिए क्या आएगी, जीरो आएगी। तो अगर आप इसको निकालोगे भी तो कैसे निकालोगे, वहां करते थे आप जब आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ते थे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट करते थे, यहाँ क्यू एम बाई एप्सिलॉन नॉट करोगे, है ना।
तो QM अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब QM की वैल्यू तो 0 है, तो ये पूरा ही टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस वो 0 ही निकल के आता है। ये लॉ ये भी स्टेट करती है कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब मैग्नेट हमेशा एज अ डाइपोल एग्जिस्ट करता है। ये लॉ कौन बताता है, ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ही है जो हमें ये बताता है कि हमेशा मैग्नेट के दोनों ही पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, जब एक मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और उसकी कैपेबिलिटी की वो और जो कैपेबिलिटी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, को मैग्नेटाइज कर पाए मटेरियल को, उसको हम एच वेक्टर से दिखाते हैं, जिसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है आप देख सकते हो, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच, जहां पर एच अपना मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है। ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम अपॉन वी इसका फॉर्मूला हो जाता है। सिंपली आप देखो यहाँ पर, आप अगर एम ए जो है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ऑफ रेक्टेंगुलर बार, 2l अगर लेंथ है स्पेसिमेन की, और m जो है वो लेंथ है ईच पोल्स का, तो आप यहाँ से i को कैलकुलेट कर सकते हो एज m अपॉन ए। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बड़ा आसान सा टर्म है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपका रेशियो होता है जो आपकी, सबसे पहली बात, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उससे आप डिवाइड कर दो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को, तो ये आपका जाइम होता है। और अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करूं तो म्यू इक्वल टू, इसको बोलते हैं बी बाई एस, जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उससे आप डिवाइड कर दो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, यानी कि हम वैक्यूम के रेशियो में यहाँ पर हम रिलेशन निकाल रहे हैं। अब देखो ये एक रिलेशन होता है बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको निकालना भी बड़ा आसान होता है, कुछ इस तरीके से इसको डिराइव कर लेते हैं। तो B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम प्लस एच करके हम इसको निकाल देते हैं। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि जाइम क्या होता है। जाइम क्या होता है भाई, नीचे पर तो एच ही आता है और ऊपर पे जो है आपका एम आता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हमने यहाँ पर आई से डिनोट कर रखा है। ठीक है। तो सिंपली आप इसको यहाँ से इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप जस्ट क्या करो, h से डिवाइड कर दो, यहाँ भी h से डिवाइड कर दो, यहाँ भी h से डिवाइड कर दो, म्यू नॉट को नीचे भेज दो, तो देखो ये बन जाएगा b अपॉन म्यू नॉट। ये आप देखो m अपॉन h जो है ये बन जाएगा जाइम, और h अपॉन h ये बन जाएगा 1, और इसी को बोलते हैं म्यू आर। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, ये स्लाइड अपने कैलकुलेशन के लिए यूज करी होगी। कैलकुलेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल तीन क्लासेस में क्लासिफाई होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो आप जिनको मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हो तो रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है और अगर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कराते हैं अपने अंदर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ को, और इसके लिए क्यूरी लॉ दी जाती है, जाइम इक्वल टू सी बाई टी, जहां पर सी होता है क्यूरी कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर, जाइम आप जानते हो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब आप इनको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाते हैं, और वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये जाना चाहते हैं, बाकी आप पढ़ सकते हो। तो इसके लिए जो है क्यूरी लॉ को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करके पढ़ते हैं, इसको मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ या फिर क्यूरी वीज लॉ भी कहा जाता है। इसको हम देते हैं जाइम इक्वल टू सी प्राइम अपॉन टी माइनस टी सी, जहां पर टी सी जो है उसको क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं। टी सी को लिखने का तरीका ये होगा, ठीक है, सी जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा, सबस्क्रिप्ट में आएगा। तो सी प्राइम जो है यहाँ पर ये न्यू क्यूरी कांस्टेंट है, टी जो है वो टेम्परेचर है और पहले वाला, और क्यूरी टेम्परेचर जो है आपका ये टीसी है। एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है अगर मैं इसको हीट करता हूं तो ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है उसी को टीसी या फिर क्यूरीज टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, यही है आपका क्यूरी टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपका सॉरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए। अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये कुछ खास है नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। ये दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं इनकी लो रेटेंटिविटी कोरेसिविटी होती है और इनमें बहुत ही कम हिस्टेरेसिस कर्व आपको देखने को मिलता है, जैसे सॉफ्ट आयरन वगैरह है। इनका यूज आप करते हो जैसे कि आप जब बनाते हो ना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वहां पे, क्योंकि ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है ये इजीली अपने मैग्नेटाइजेशन को छोड़ देते हैं। और हार्ड मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको अगर आपने एक बार गलती से मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं और अब बहुत ही आसानी से अपने मैग्नेटिज्म को नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो ये चीज आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी मैं यहाँ पर ले आया हूँ जिसमें आपको दिखा दूं मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। ये डिलीट टॉपिक है, ये हार्ड और सॉफ्ट वाला रीजन इसी से डिपेंड करता है। देखो जैसे ही मैं यहाँ पर आपका एच को बढ़ाता हूँ यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ, तो आपका ये जो मैग्नेटिक मटेरियल
है मैग्नेटाइज होने लगता है, इसका बी बढ़ जाता है और यहाँ सैचुरेशन में आ जाता है। फिर जैसे ही मैं एच को कम करता हूँ कम करता हूँ कम करता हूँ तो ये पूरा कम नहीं होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले ये जीरो में था, एच को बढ़ाया तो ये टॉप में पहुंचा, लेकिन मेरे एच को कम करने के बावजूद भी ये बाद में जीरो में नहीं आया, ये यहीं पर रुक गया। तो इसी जो टर्म है इसको बोला जाता है रिटेंटिविटी, है ना। शुरू तो जीरो से हुआ, लेकिन एच को जीरो करने के बाद भी ये जीरो में नहीं आया। और अगली चीज आप देखो कि ये जीरो कब आया, यहां आया सर, इस रीजन में आया। तो ये जो सीओ रीजन है, सीओ रीजन है, इसको बोला जाता है कोरेसिविटी। कोरेसिविटी, ये रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बहुत बड़ी होगी। अगर मैं इसके ही कंपैरिजन में एक सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस जो अभी हमने पढ़ा उसके लिए बनाता तो बहुत ही छोटा सा कर्व यहाँ पे बनता कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है तो यू कैन टोटली स्किप दिस, और इधर इफ यू वांट आप इसको पढ़ सकते हो। थोड़ी सी अगली चीज देख लेते हैं भाई। अगली चीज है यहाँ पर कंपैरिजन हम करते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बीच में। डायमैग्नेटिक मटेरियल फीबली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेट के द्वारा। तो आप देखो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर से जाता है, और ये यहाँ पर तो हार्डर रीजन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर रीजन है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल इनके बीच में आके कहीं इस तरीके से बैठ जाएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल अपने से ही पास होने देता है बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो जितनी भी उसको लाइंस मिल जाए उतनी कम है, वो सारी की सारी अपने से पास करा देता है। यहां से पॉइंट ध्यान में रखेंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होता है छोटा होता है और नेगेटिव होता है। पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होगा, और फेरोमैग्नेटिक के लिए वो सबसे ज्यादा होगा। जाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूरीज लॉ में हमने देखा, और वीस क्यूरी लॉ में हमने देखा कि जाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टीसी। ससेप्टिबिलिटी अगर हम बात करें डायमैग्नेटिक मटेरियल के, तो जाइम और अगर टी में आप बनाओगे कुछ रिलेशन, तो इसका जो टेम्परेचर है वो ससेप्टिबिलिटी में डिपेंड ही नहीं करता है, तो इसमें एक स्ट्रेट ग्राफ आएगा। क्यूरी लॉ में आप देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करेगी। वीस क्यूरी लॉ के हिसाब से पहले आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, एंड देन आफ्टर अ सर्टेन रीजन वो फिर से डिक्रीज कर जाएगी। जैसे टीसी फॉर आयरन, यानी कि क्यूरीज टेम्परेचर फॉर आयरन जो होता है वो 770 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो एज एन एग्जांपल। रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी लेस देन जीरो ही होता है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, या फिर यूं कह लो कि जीरो से नेगेटिव के बीच में रहता है। और म्यू आर जो होता है वो स्लाइटली हायर देन यूनिटी, यानी कि एक से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन वन होता है आपके पैरामैग्नेटिक के लिए, और बहुत ज्यादा बड़ा होता है वन से आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। Atoms do not have any permanent dipole moment in diamagnetic material. Atoms have permanent dipole moment पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं जिसकी वजह से उनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एटम है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, लेकिन ये डोमेन्स में अरेंज रहते हैं। फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल हो जाएंगे फैकोनी, और भी अगर कुछ एग्जांपल दूं तो एक होता है गैडोलिनियम, और कुछ एलॉइज भी होते हैं, जैसे अल्निको एक एलॉय है जो कि आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। अगली चीज देखो, फेरामैग्नेटिक में जिनमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एमएन, एल, सीआर, इस टाइप के जितने भी आपके यहाँ पर एग्जांपल आएंगे वो सारे के सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे, फेरामैग्नेटिक के अंदर। बिस्मिथ, कॉपर, एजी, एचजी, पीबी, वाटर, हाइड्रोजन, है ना, एनएसीएल, ये सारे के सारे, एनएसीएल भी लिख लो इसमें, है ना, ये सारे के सारे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं। तो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसका एक बहुत ही ज्यादा शानदार और डिटेल्ड लेक्चर विद हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है चैनल पे, उसको आप देख सकते हो। ये हमने आज पूरा का पूरा जो चीज है ये कवर अप करा है, एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में इसको वाइंड अप कर दिया है। जितनी भी एसेंशियल और इंपॉर्टेंट चीजें थी वो टोटली कवर्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। इस नोट्स को एक बार पढ़ जरूर लेना।